हीमोफीलिया एक ऐसी बीमारी का नाम जो कहते हैं रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बीमारी में से। बिल्कुल। आपकी सोसाइटी है हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली। हाँ जी। जरा बताइए कि जंतर मंतर पे किस वजह से आपका आना हुआ। सबसे पहले आपका परिचय, आपकी सोसाइटी का नाम और क्यों आपको जंतर मंतर पे आना हुआ। देवेंद्र सर, हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली चैप्टर, तो मैं यहाँ से प्रेसिडेंट हूँ। मेरा नाम देवेंद्र सैनी है। और आज जंतर मंतर पे आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि जंतर मंतर पे हम सभी लोगों का आना क्यों हुआ। यह सच है कि हीमोफीलिया बीमारी एक बहुत खतरनाक बीमारी है। मैं बता दूं कि ये एक आनुवंशिक बीमारी है जिसके अंदर जब भी किसी बच्चे को चोट लगती है और साथ साथ में अगर बच्चा चलते चलते गिर भी जाता है तो इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाती है उसको। जब इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो उसके जॉइंट सारे जो है खतरे की घंटी होती है कि जॉइंट उसके खराब होने शुरू हो जाते हैं बच्चे के, ताकि उसको चलने फिरने में हर चीज़ में दिक्कत आती है और बच्चा डिसेबिलिटी की तरफ चला जाता है, यानी विकलांगता की तरफ। तो इसके अंदर सबसे बड़ी जो बात है, जो हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली का जो हमारा काम है वो यह है कि जितने भी हीमोफीलिया परिवार हैं उन सभी परिवार को, पेशेंट को, उनके पेरेंट्स को, सभी को हम एक साथ जागरूक करने का अभियान चलाते हैं। बीच बीच में महिला शक्तिकरण के नाम से महिला ग्रुप की भी मीटिंग होती है, ताकि महिलाएं अपनी जो भी प्रॉब्लम फेस करती है बच्चे को लेकर, उसके बारे में जो उनकी प्रॉब्लम है उनको कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो आज जो दिल्ली, एक राजधानी दिल्ली, बहुत बड़ी बात है, पूरी राजधानी दिल्ली के अंदर हीमोफीलिया मरीजों को किसी भी हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल रहा। यानी कि दिल्ली के अंदर दिल्ली गवर्नमेंट के हॉस्पिटल हों, जैसे कि हमारा हीमोफीलिया का ट्रीटमेंट जो है जीटीबी अस्पताल, दीनदयाल और लोकनायक, ये 3 मेन हॉस्पिटल थे। इन तीनों हॉस्पिटलों में ट्रीटमेंट बिल्कुल भी नहीं मिल पा रहा। फैक्टर 8 हीमोफीलिया पेशेंट फैक्टर 8 के भी होते हैं, फैक्टर 9 के होते हैं, एक होता है इनहिबिटर जिसको फैक्टर काम करना बंद कर देता है। तो आज ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं, फैक्टर 8 और फैक्टर 9 तो काफ़ी लंबे अरसे से दिल्ली के अंदर किसी पेशेंट को मिला ही नहीं। ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जिन्होंने चैलेंज किया। डॉक्टर सुनीता अग्रवाल, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट लोकनायक, वर्ल्ड हीमोफीलिया डे बनाया जाता है 17 अप्रैल को बनाया जाता है। स्टेज से बोला जाता है कि हमारे हॉस्पिटल में कोई भी पेशेंट आता है इनहिबिटर का, हम उसको ऑन डिमांड ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन पेशेंट जो मेरे साथ बैठे हैं, यासीन, इन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया अपना इलाज लेने के लिए, लेकिन ये नाकामयाब हुए। आखिरकार इन्होंने बेचारों ने इलाज लेना ही छोड़ दिया, क्योंकि इलाज लेने के लिए अपना इनहिबिटर का टेस्ट जब पता लगा पॉजिटिव है, तो ये बेचारे कभी दिल्ली से बाहर अदर स्टेट, कहीं पंजाब जा रहे हैं, कभी हरियाणा जा रहे हैं, कभी चंडीगढ़ जा रहे हैं, ऐसे जाके अपना ट्रीटमेंट कराया। लखनऊ तक भी जाके इन्होंने ट्रीटमेंट लिया अपना। दिल्ली में नहीं है। एक तो संख्या बताइए कि एवरेज दिल्ली और आसपास में संख्या कितनी, आपके पास कितनी रजिस्टर्ड ऐसे लोग हैं जो सचमुच जिनको बहुत जरूरत है, संख्या। और दूसरा कि भाई आपका जो हीमोफीलिया का इलाज है उसकी कॉस्ट क्या है, किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा इसमें विस्तार से बताइए। संख्या, हीमोफीलिया मरीजों की संख्या, अगर मैं दिल्ली सोसाइटी के हिसाब से दिल्ली की बात करूं तो दिल्ली में 600 से लेके 800 के बीच में हमारे पास रजिस्टर्ड पेशेंट है दिल्ली के। लेकिन दिल्ली राजधानी होने के बावजूद दिल्ली के आसपास, क्योंकि आसपास जो भी हमारा एनसीआर वगैरह पड़ता है, बल्कि दूर दूर से भी लोग, जब किसी को इलाज नहीं मिलता है तो दिल्ली राजधानी में आकर अपना इलाज करा सकता है, क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल हैं यह सभी के लिए खुले होते हैं, इनमें किसी की कोई पाबंदी नहीं होती। और मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि हीमोफीलिया बीमारी का इलाज बहुत ही महंगा इलाज है, और ऐसे इलाज को कराना एक आम आदमी के बस की नहीं है। आम आदमी तो छोड़ दो, कोई पैसे वाला भी होता है वो भी अपने कहते हैं घुटना टेक देता है, हिम्मत हार जाता है, मायूस हो जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। उदाहरण के तौर पे शुरुआत मैं अपने बच्चे से कर लेता हूँ कि मेरा जो छोटा बच्चा था, जैसे मुझे मालूम पड़ा उसको हीमोफीलिया है, उस वक्त आज से 25 साल पहले 1250 का एक इंजेक्शन था। इतनी ही मेरी सैलरी होती थी, यह सच है। 1250 मेरी सैलरी होती, 1250 एक इंजेक्शन आता था। और जो बच्चों को जो फैक्टर 8 का पेशेंट होता है, हफ्ते में 3 बार, महीने में उसको 12 बार लगता है। तो ऐसा करना नामुमकिन था, जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया था, काफ़ी मेरे को टेंशन हुई। और भी परिवार, जिन जिन परिवार में हीमोफीलिया बच्चा है, सबको टेंशन होती है। तो जैसे ही मैंने संघर्ष किया, जैसे उससे मैं बाहर निकला, मैंने फेस किया कि ऐसे बात नहीं बनेगी, हमें कहीं ना कहीं से इलाज मिलना चाहिए। कहाँ से फ्री इलाज मिल सकता है? तो दिल्ली गवर्नमेंट के अस्पताल के माध्यम से हमने इलाज लेना शुरू किया।
जिसके अंदर लोकनायक सबसे नंबर 1 पे था, हर तरह से नंबर 1 था, लेकिन आज लोकनायक की भी हालत बहुत खराब है, जो मतलब बताने लायक नहीं है। तो मैं इलाज के कॉस्ट के बारे में बता देता हूँ कि एक बच्चा 1 साल का है तो अंदाजा लेके चलो, अगर 1 साल के बच्चे पे 1 लाख रुपया, क्योंकि जो उसको फैक्टर लगाया जाता है उसकी वजन और उसकी उम्र को कैलकुलेशन करके उसकी लगती है फैक्टर। ऐसी जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है 1 लाख रुपये महीने से वो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख तक चला जाता है। तो 20-20 लाख रुपए अगर महीने का किसी का इलाज हो तो मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा जो है इलाज करा पाएगा, वो डिप्रेशन में भी जाएगा और वो उसका पूरा परिवार संकट में आ जाता है। पूरा परिवार ही नहीं, परिवार के साथ में हमारे जो फादर मदर होते हैं हमारे, और जो भाई बहन होते हैं, भाभी होते हैं, क्योंकि सबका सहयोग चाहिए होता है, लेकिन कोई भी सहयोग जिंदगी भर नहीं दे सकता ना। तो हम सब लोग हीमोफीलिया पेशेंट और उसके परिवार दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट है। इसीलिए हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली चैप्टर काफ़ी लंबे टाइम से मुझे सभी पेशेंटों ने एक आशीर्वाद दिया। मैं 25 मई 2023 को प्रेसिडेंट बन के आया, उस दिन से लेके आज तक मैं भी खाली नहीं बैठा। मैं आज भी, हमारे 11 मेंबर होते हैं, फिलहाल 9 मेंबर हैं, 9 मेंबरों के अंदर अकेला खड़ा हूँ। मतलब कहना है कि लोग इतने मायूस हैं, इतने प्रॉब्लम में हैं, टेंशन में है कि बेचारे जो है कहीं पर आज की डेट में खड़े होने लायक भी नहीं रहे। तो मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि मैंने इसी के ऊपर अपनी तरफ से हीमोफीलिया सोसाइटी दिल्ली चैप्टर की तरफ से खुद ऑनलाइन की नहीं बात करता, मैनुअल में जाके एलजी के पास मैं गया हूँ, वहाँ पर मैंने लेटर दिए हैं, एलजी को 2 बार दिए हैं, 2 बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दिए हैं, डिसेबिलिटी कमिश्नर को दिए हैं, और मैंने जीटीबी हॉस्पिटल के एमडी मेडिकल डायरेक्टर उनको दिए हैं, मेडिकल डायरेक्टर मैंने लोकनायक को दिए हैं, मेडिकल डायरेक्टर 3 साल पे दिए हैं। सभी जगह मैं गया हूँ, लेकिन सभी जगह मुझे मायूसी नजर आई। मैं सच बता रहा हूँ, आज हमें धरने पे आने का यही एक कारण है। हम सबको जो है मजबूर होना पड़ा कि हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जब जंतर मंतर पर अन्ना हजारे बैठ के यहाँ पे दिल्ली गवर्नमेंट की आम आदमी पार्टी की सरकार बन सकती है, जो आश्वासन देती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, हम तो सिर्फ ये बोलना चाहेंगे कि बसों में टिकटें फ्री करने से हमारे बच्चों का इलाज नहीं होगा। और डीटीसी का भी बुरा हाल है। चलो वो एक मैटर दिल्ली गवर्नमेंट का है, मैं उस पर नहीं जाता, लेकिन मैं अपनी प्रॉब्लम मैं सब आपके सामने यही बताना चाहूँगा कि जल्द से जल्द हीमोफीलिया पेशेंटों को इलाज मिले, उनको दुरुस्त इलाज मिले, बेहतरीन इलाज मिले, जिसके अंदर मैं पुनः दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हीमोफीलिया के मरीज फैक्टर 8 और फैक्टर 9 के साथ साथ इनहिबिटर पेशेंट का इलाज मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस पर फैक्टर 8 और फैक्टर 9 काम नहीं करता, ऐसे पेशेंटों को इनहिबिटर के ट्रीटमेंट के लिए नोवा 7 या फीवा जो भी लगाया जाता है, वो ना होने की वजह से पेशेंट के लगातार ब्लीडिंग होती रहती है कि पेशेंट की डेथ भी हो जाती है। ऐसे बहुत केस है जिसमें ब्रेन हेमरेज हुआ है और डेथ हुई है। तो क्या सरकार इसीलिए चुन के लेकर आती है? सरकार पब्लिक जो है, दिल्ली की जनता जो है, सरकार को इसीलिए चुन के लेकर आती है क्या? अच्छा, मैं कुछ और पूछना चाहूँगा, आपसे पूछना चाहूँगा, क्या क्या परेशानी होती है? छोटा बच्चा होता है, पहले तो डिटेक्ट कैसे हुआ? जैसे आप ही की मैं बात करूँ, आपके बच्चे को हीमोफीलिया हुआ तो आपको कैसे पता चला? फिर उसको जो दैनिक दिनचर्या है उसमें कैसे क्या क्या मुश्किलें आती है, क्या सावधानी बरतनी पड़ती है, आप जरा बताइए। ये जब बच्चा 6-7 महीने का होता है तो भिड़ाड़ियाँ चलता है, दौड़ता है ना, गिरता है तो नीले पीले निशान आ जाते हैं। अच्छा, उनमें पेन बहुत होता है, फिर बर्फ की सिकाई करते हैं, कम हो जाता है। फिर बच्चा बड़ा होता है तो कहीं चीनी का साथ भी चढ़ता है तो तभी तो ब्लीडिंग आ जाती है, चाहिए। तो आपको क्या क्या दिक्कत आई जब आपने पता लग गया? तो आपको अपने परिवार के बच्चे को हैंडल करने में क्या क्या समस्या आई? वो समस्या आई बेटा, हर चीज में ध्यान रखना पड़ता था, काम छोड़ देते थे, बच्चों का ध्यान रखते थे। तो धीरे धीरे ऐसे बड़ा होता गया, ध्यान रखते गए, अब दवाइयाँ लगवा कर आते थे। क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए जैसे चोट ही ना लगे? अगर जैसे आप करें इंटरनल ब्लीडिंग की बात है, तो क्या चोट लगने के बाद ही ब्लीडिंग होती है? आउटर ब्लीडिंग भी हो सकती है, बाहर भी खून बह सकता है, अंदर भी बह सकता है, तो क्या 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 सावधानी की चोट ना लगे, ये सावधानी है या फिर दवाई रेगुलर चाहिए? नहीं, इसमें सबसे पहला काम तो होता है कि बच्चे को चोट ना लगे, चोट से बचा के रखना है। अगर बच्चा स्कूल भी जाता है तो हमें सबको इन्फॉर्म करना होता है कि ये बच्चा जो हीमोफीलिया से ग्रस्त है, इसको किसी भी समय कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, तो आप इसका ध्यान रखना, हमें जल्द से जल्द सूचित करना, ताकि हम बच्चे को उसको इलाज दे सके, उसको जो फैक्टर लगना उसको लगा सके, ब्लीडिंग को रोक सके। और
बच्चा चलते चलते भी अगर गिर जाता है तो घुटने के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है, उसका घुटना ऐसे फूल जाता है जैसे गुब्बारा फूलता है। और ऐसे फूलते फूलते जब लंबे टाइम ब्लड उसके जॉइंट में रहता है, उसके जॉइंट डिफेक्टिव रहते हैं, जॉइंट खराब हो जाते हैं। और इतनी कम उम्र में आप सोच भी नहीं सकते कि 17 साल की उम्र में बच्चे के जॉइंट रिप्लेसमेंट करने को मजबूर हो जाते तो हैं। क्या इसका परमानेंट इलाज नहीं है? ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन कुछ ऐसा करके कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है जिससे परमानेंट इलाज हो सके जिसका कि भाई ब्लड में वो कैपेबिलिटी आ जाएगी, वो जो फैक्टर की बात कर रहे हैं वो हो जाए? क्या बाहर से ही देना जरूरी है या कुछ ब्लड के अंदर नहीं किया जा सकता है? नहीं देखो, फिलहाल अपने अपने हिंदुस्तान के अंदर जो इलाज है वो सिर्फ फैक्टर पे ही डिपेंड है। हम लोग फैक्टर एक अच्छी मेडिसिन होती है जो रिकमेंड वगैरह है, इसके साथ में अगर फैक्टर अवेलेबल नहीं होता तो फीवा चढ़ाया जाता है या प्लाज्मा चढ़ाया जाता है। आज से 20 साल पहले एम्स के अंदर प्लाज्मा और फीवा जो है चढ़ाया जाता था बच्चों को, तो उस वक्त 1990 में HIV की उनको जो है पॉजिटिव हो गए थे पेशेंट। उससे बचने के लिए फौरन दिल्ली गवर्नमेंट ने बैन लगाया और उस वक्त मना कर दिया था कि किसी भी पेशेंट को ब्लड या उसको प्लाज्मा नहीं चढ़ाया जाएगा, उसको फैक्टर दिया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद जो आज हालात 20 साल बाद ऐसे बद से बदतर हो गए दिल्ली सरकार के कि जिसके अंदर दोबारा से उसी पे चले गए 20 साल पुराने इलाज पे, प्लाज्मा पे। और आज बच्चे जो है डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं आज भी कि जिनको अचानक से ब्रेन एब्रेशन के साथ पता लगा वो पॉजिटिव हो गया। अच्छा, आज किस किस को ज्ञापन देंगे, कहाँ अपनी बात पहुँचाएंगे आप? क्योंकि जंतर मंतर प्रोटेस्ट करेंगे तो क्या प्रधानमंत्री को कहेंगे, किसको कहेंगे? बिल्कुल आपने सही बोला। हमारा सबसे पहला काम है प्रधानमंत्री। अब हम प्रधानमंत्री तक अप्रोच करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम दोबारा LG से जो है मिलने की कोशिश करेंगे कि हम अपॉइंटमेंट मिला उनसे मिल पाए। हम सब लोग जाके बात करेंगे कि सर जल्द से जल्द आप सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अस्पताल है दिल्ली गवर्नमेंट का, आप उनको ऑर्डर करें ताकि हम सबको इलाज मिल सके। तुरंत उसके बाद हम जाएंगे प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, क्योंकि LG के अंडर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होते हैं। उसके बाद हम डिसेबिलिटी कमिश्नर और यहाँ तक आजकल ESI, एक ESI की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूँगा। दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में तो ट्रीटमेंट की बात हो ही रही है कि नहीं मिलता। ESI के भी हाल दिन प्रतिदिन इतने खराब है कि हमने मेडिकल डायरेक्टर को, पंचदीप भवन में MS को सबको लेटर बनाए, हमने सबके पास हम गए, हमने अपनी बातें रखी। अभी हीमोफीलिया पेशेंट हमने जागरूक किया, तो आज की तारीख में जो पेशेंट खुद जागरूक होकर उन्होंने एक कोर्ट केस भी डाला हुआ है, जिसका ऑर्डर 2 दिन बाद आना है। हम चाहेंगे वो हमारे सबके जो है फेवर में आए। अगर नहीं आता है तो हमें चाहे कितनी बार भी यहाँ पे धरना देना आना पड़े, हम सब लोग इकट्ठे होकर यहाँ पर आएंगे। कुछ अपील करना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? मेरी अपील सिर्फ जो भी मुझे देख पा रहा है, मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि एक हीमोफीलिया आनुवांशिक बीमारी होने के कारण, रक्त लगातार बहने के कारण, और जो हीमोफीलिया पेशेंट को जिस तरीके से आज की डेट में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, और उनके पेरेंट्स को, क्योंकि देखो कई बार ये सच्ची बात है कि बच्चे को जब चोट लगती है तो बच्चा चाहे भले ही ना बताए, उसके पेरेंट्स जो दूर से ही देख के कैच कर लेते हैं मेरे बच्चे को दिक्कत है। और बच्चे को अगर दिक्कत होती है तो वो पेरेंट्स को दिक्कत होती है। यानी जितनी जहन्नुम जैसी जिंदगी जिसको बोलते हैं, ऐसी जिंदगी जीने को हम मजबूर ना रहे हैं। और आज मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि हीमोफीलिया मरीज का इलाज ना मिलने की वजह से अस्पतालों के अंदर हीमोफीलिया मरीज को जब पेन होता है, दर्द होता है, उसको ट्रामाडोल का इंजेक्शन देके सुला दिया जाता है। बेचारा ट्रामाडोल का इंजेक्शन जब पेन किलर लगातार लेगा, उसकी किडनी पे इफेक्ट पड़ेगा, उसके और आर्गूमेंट में उस पर फर्क पड़ता है। और साथ में वो जो साफ शब्दों में कहना चाहूँ, नशे का आदी हो जाता है, एक नशा होता है उसमें, तो बेचारा ना चाह के भी फैक्टर के पास सोचेगा मेरे को यही इंजेक्शन मिले। ऐसा भी केस देखने को मिला है। जिस तरह का इलाज हो रहा है वो भी गलत है। बिल्कुल सर, इलाज बहुत गलत है। और लोकनायक हॉस्पिटल जो हमारा सबसे बड़ा दिल्ली गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट को जब पेशेंट ब्लीडिंग हो रही है उसके बेचारे के, उसको बोलते हैं आप अल्ट्रासाउंड वहाँ जाके कराओ, फिर इधर भागो उधर भागो, भगा के उसके ब्लीडिंग को इतना बढ़ा देते हैं कि बच्चा बेचारा वहीं जमीन पे बैठ जाता है, लेट जाता है। तो उसको कभी भी टेस्टिंग के लिए इधर से उधर ना भगाया जाए, जल्द से जल्द डायग्नोस करके उसको फैक्टर दिया जाए। और फैक्टर की डिमांड ये आजकल बताते हैं ऑनलाइन हम जो है ऑन डिमांड परचेज कर रहे हैं। क्या दिल्ली सरकार के इतने बुरे हालात हो गए कि वो जो है मतलब ऑन डिमांड परचेज कर रही है, क्योंकि देखो ये बीमारी लाइलाज है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, जो बीच में बात हमारी छूटी है, मेन बात कि इसका इलाज अभी तक फिलहाल जो है हिंदुस्तान में नहीं है, बाहर है, वो है आपका लीवर।
लीवर का जो एक सर्जरी होती है उसके बाद वो अंदर से जो फैक्टर एट जो होता है क्लोटिंग वाला कीटाणु शरीर में बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग नहीं होती। ऐसे केसेज हैं, लेकिन अगर अचानक से कभी बच्चे को बुखार हो जाए तो बुखार होने से वो सारा एकदम प्रोसीजर जो होता है जो करोड़ों रुपए का है सर्जरी है वो एकदम से जीरो हो जाती है, उसको दोबारा से फिर वो काम करना पड़ता है। तो हिंदुस्तान के हिसाब से फिलहाल इलाज नहीं है, दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल पर डिपेंड है, इसी में जल्द से जल्द इलाज मिले, यही हमारी कामना है।